नमस्कार, स्वागत है आपका आपका बाजार में। मैं हूं चारूगढ़ दिल्ली स्टूडियो से, और मुंबई स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट। आज हमारी खास नजर बनी हुई है बाजार पर, और साथ ही इस समय ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल चल रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इस पर। हालांकि संकेत एटलीस्ट बाजार से इस समय थोड़े कमजोरी के हैं। 8500 के नीचे लगातार निफ्टी प्रेशर फेस कर रहा है। 60 पॉइंट नीचे 8470 का लेवल है। सेटलमेंट का दिन है, लेकिन आशंका यही बनी हुई है कि ये सेटलमेंट शायद बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो मार्केट के लिए। हमारे साथ आशीष कयाल जुड़े हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि आज मार्केट पर प्रेशर किन स्टॉक से आ रहा है। HDFC 4% नीचे है। इसके अलावा सेसा स्टरलाइट वो नुकसान में है। IT स्पेस पूरा प्रेशर देख रहा है इस समय, स्पेशली विप्रो और इन्फोसिस दोनों पर 1.5% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। इसके अलावा HDFC बैंक, ONGC, ICICI बैंक, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर नुकसान देखने को मिल रहा है। गेनर्स की सूची में सबसे ऊपर है BPCL, करीब 3% ऊपर यह समय ट्रेड कर रहा है। बाकी स्टॉक्स में BHEL, भारती, LNT और IDFC, ये कुछ काउंटर्स हैं जो इस समय आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जी, तो बाजार के साथ साथ हम आपको मैच का भी अपडेट देते रहेंगे। इनफैक्ट मिहिर, सुबह हमने देखा बाजार पे थोड़ा दबाव था, लेकिन खुशी की वजह थी हमारे पास, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट लिया गया। लेकिन अब भी बहुत देर से थोड़ा सा मायूसी का माहौल है और यही देखना होगा कि अगला विकेट कब होता है। चलिए, आपका बाजार की शुरुआत करते हैं और अपने दर्शकों को बता देते हैं कि वो कैसे हमसे शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके पास बेहतर मौका है, आप शेयर लिख के अपना सवाल हमें भेज सकते हैं 57575 पर। साथ ही हमारे दोनों फोन नंबर्स ओपन है, 1800-180-3545, 0120-425-8237। इन दोनों नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आशीष है हमारे साथ, पहले उनसे बात करते हैं। आशीष, आज प्रेशर है, ऑब्वियसली सेटलमेंट है, इसका भी एक ओवरहैंग है मार्केट पर, और साथ ही ये एक जो ईयर एंडिंग का फैक्टर है, इसे लेकर बार बार बात हो रही है कि इसके चलते मार्केट में थोड़े वॉल्यूम्स कम है, एक्टिविटी कम है, पार्टिसिपेशन कम है। लेकिन जिन लेवल्स पर निफ्टी इस समय है, आपका व्यू क्या है? देखिए, बाजार पे जो दबाव बना हुआ है, जब सेंसेक्स ने करीबन 30,000 का लेवल टच किया था, तब भी हमने बोला था कि यूफोरिक राइज है तो सस्टेनेबल नहीं होगा। उसके बाद से ही नीचे की चाल देखी गई है, लेकिन अभी जहां निफ्टी पहुंचा है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। करीबन 8,450-460 के आसपास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है। तो क्लोजिंग आज के दिन जो होगी, अगर इसके ऊपर होती है तो बाउंस बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर 8,450 का आंकड़ा ब्रेक करके उसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो पैनिक सेलिंग का सिनेरियो जनरेट हो सकता है। राय यही होगी कि यहां से पुल बैक आने की गुंजाइश ज्यादा लग रही है, प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की ज्यादा लग रही है। तो 8,450 का लेवल एक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्लोजिंग के बेसिस पे। लेकिन यहां पर अभी तक एक भी बार प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया है। जब तक ये नहीं हो जाता कि प्रीवियस हाई का लेवल निकाल के ऊपर क्लोज नहीं करता, फिलहाल ट्रेंड नीचे का बना रह सकता है। जी, चलिए, स्वाति सक्सेना भी हमारे साथ मौजूद है। स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। फटाफट से कॉलर का भी सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर फोन लाइन पर है, हमारे साथ रिचा है कानपुर से। रिचा, गुड मॉर्निंग, बताइए अपना सवाल। हाँ जी, मैंने IDBI का शेयर लिया हुआ है, 100 शेयर 108 पर। ठीक है। और एक रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर है, 85 शेयर है, 153 पे। और दोनों ही शेयर्स मेरे काफी लॉस में चल रहे हैं, तो मैं कह रही कि इसमें बनी रहूं या इसको सेल कर दूं? जी, दोनों में ही आपको लॉस हो रहा है। स्वाति, क्या राय होगी आपकी? IDBI बैंक पर भी इनको लॉस है और साथ ही रिलायंस कम्युनिकेशन, दोनों पर आपकी राय क्या होगी? जी देखिए, अगर IDBI की बात करें तो बैंकिंग में ऑफकोर्स PSU बैंक में थोड़ा एक डिप्रेशन जरूर चल रहा है। काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है, NPAs बढ़ रहे हैं। काफी टाइम से PSUs में हम देख रहे हैं कि कंसर्न बना हुआ है ये NPAs, राइजिंग NPAs का। तो उसके मद्देनजर ऑफकोर्स इनको लॉस तो हो रहा है, लेकिन अगर थोड़ी सी होल्डिंग कैपेसिटी है इनकी तो सलाह यही दूंगी कि एटलीस्ट होल्ड इट फॉर अ क्वार्टर, अगले नतीजों तक इंतजार करें और जैसे ही नतीजे आते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी अपनाएं। दूसरा, आरकॉम में मैं सलाह दूंगी कि हाँ, आरकॉम में काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा है आरकॉम में, तो अगर हो सकता है अगर ये स्विच कर सकती हो तो टेलीकॉम सेगमेंट में ही भारती एयरटेल वुड बी अ बेटर बेट, और वो आज के टाइम में काफी अच्छे आने वाले दिनों में रिटर्न्स देगी इनको। जी, चलिए, इस बीच हमारे साथ इस समय संजय कपूर जी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन खत्म हुआ है, सरकार ने कंक्लूड किया है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज पर, और साथ ही आने वाले समय में पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए और कंज्यूमर्स के लिए ये क्या मायने रखते हैं, ये बताने के लिए मिस्टर कपूर शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। ऑक्शन हुआ है कंक्लूड, कुल मिलाकर सरकार को 1,10,000 करोड़ का रेवेन्यू भी मिला है और ऑलमोस्ट 19 डेज तक ये चला था। लेकिन इस ऑक्शन में जो पैटर्न हुआ है और जिस तरह से पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, आपका व्यू क्या है ऑन दिस होल एंटायर स्पेक्ट्रम प्रोसेस?
देखिए, हमको बहुत पहले से ही सबको ये अनुमान तो था कि ये ऑक्शंस बहुत एक्सपेंसिव होंगी, सिंपली जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर की गई थी और बहुत कम स्पेक्ट्रम टेबल पे था ऑन वन एंड. ऑन द अदर हैंड 900 मेगाहर्ट्ज जहां ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ ऑक्शन अमाउंट गया है, वो तो डू एंड डाई था कि अगर वो प्रोटेक्ट नहीं किया जाता इनकम्बेंट ऑपरेटर्स द्वारा तो उनकी बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्रॉब्लम में आ जाती. तो इसलिए वो तो प्रोटेक्ट करना ही था. ये बड़ा लाजमी है अब कि आने वाले समय में अगर इतना बड़ा प्राइस पे किया गया है तो दरें तो बढ़ेंगी. अब कितनी बढ़ेंगी और कितनी जल्दी बढ़ेंगी ये अनुमान लगाना मेरे लिए मुश्किल है. आई थिंक ऑपरेटर्स आपको इसका जवाब दे पाएंगे. मैं एक उपभोक्ता के नाते ये कह सकता हूं कि पिछले एक वर्ष में जो क्वालिटी ऑफ नेटवर्क है वो बहुत ही गिरा है पूरी इंडस्ट्री के लिए. और जब तक ये ऑपरेटर्स अब इस स्पेक्ट्रम के बाद जाके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं इन्वेस्ट करेंगे, टावर्स और लगाने पड़ेंगे, रेडियो नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी और अपनी क्वालिटी बोथ वॉइस एंड डेटा उसकी कैपेबिलिटी अप करनी पड़ेगी. अगर हमने ये सब नहीं किया और सिर्फ दरें बढ़ाएंगे तो मेरे हिसाब से वो उपभोक्ता के लिए फेयर नहीं है और उपभोक्ता भी रिटेलिएट करेगा. इसके अलावा बड़ा क्लियर है कि आने वाले समय में अब यही स्पेक्ट्रम जो इतना महंगा है वॉइस और या जीएसएम टेक्नोलॉजीज के लिए नहीं यूज किया जाएगा, ये डेटा के लिए यूज किया जाएगा. इसलिए आईपी बेस्ड टेक्नोलॉजीज. तो इस कंट्री में 3G और 4G मिनिमम स्टैंडर्ड बनता जाएगा आने वाले समय में, चाहे उसमें 2 साल लगे चाहे उसमें 2.5 साल लगे. बट सबका स्ट्रैटेजी यही रहेगा कि वी मूव टुवर्ड्स आईपी बेस्ड टेक्नोलॉजीज एंड मोर डेटा सेंट्रिक टेक्नोलॉजीज गोइंग फॉरवर्ड. सो आई थिंक ये दूसरा चेंज है. और थर्ड जो बड़ा वाइटल चेंज है, आई थिंक इस ऑक्शन के बाद कंसोलिडेशन एब्सोल्युटली सर्टन है. अब क्लियरली बिग बॉयज हैव बीन सेग्रीगेटेड फ्रॉम ऑल्सो रैंस एंड आने वाले समय में और ऑक्शन अगर होंगी तो और कंसोलिडेशन होता जाएगा. जो बड़े ऑपरेटर हैं वो और स्ट्रांग होते जाएंगे बिकॉज उन्हीं की बैलेंस शीट्स अलाउ करती हैं इतना बड़ा एक्सपेंस इनकर करने के लिए. कोई सरप्राइज एलिमेंट आपने देखा इस स्पेक्ट्रम ऑक्शन में? बिकॉज ये जब शुरू हुआ था उससे पहले भी काफी स्पेकुलेशन था कि सिंस रिलायंस जियो इज एंटरिंग इन अ बिग वे तो उनकी तरफ से काफी अग्रेसिव बिडिंग अक्रॉस द बोर्ड सारे ही स्पेक्ट्रम बैंड्स में देखने को मिलेगी, या फिर जैसे आपने कहा कि जो इनकम्बेंट प्लेयर्स हैं उनके लिए काफी अहम था कि जो इनकी एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम बैंड्स हैं उसे डिफेंड करें अग्रेसिवली. सरप्राइज फैक्टर आपके लिए क्या है इस ऑक्शन में? देखिए, अभी पूरे नतीजे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी भी देख रहा है, नतीजों को सामने नहीं आए हैं और फुल एनालिटिक्स मेरे हाथ में नहीं है, तो लेकिन कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं. एक तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आइडिया ने बहुत बढ़ चढ़कर अपनी बैलेंस शीट के साइज के हिसाब से इसमें बिडिंग की है, ऑलमोस्ट सेम एज एयरटेल. तो उनकी बैलेंस शीट उनसे आधी है पर उन्होंने उन्हीं के जितना अमाउंट प्रॉब्ली कमिट किया है. नाउ दैट शुड पुट अ लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट on a company like that and stress on a company like that going forward. But I'm sure उनके पास strategies होंगी to overcome this. On the other side कहा जा रहा है कि वोडाफोन ने बहुत बढ़ चढ़कर बिड कराया और कोई 30-34 हजार करोड़ उन्होंने बिड किए हैं. अगर वो रियली ट्रू है तो इसका मतलब है कि वोडाफोन ने अपनी स्ट्रैटेजी में कैपेसिटी बढ़ाने का प्रयत्न किया है और उससे क्या हुआ है कि आने वाले समय में अगर उनके पास एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम आया है, कैपेसिटी आई है, तो उनका मार्केट शेयर बढ़ने की संभावना हो सकती है. एंड फाइनली अगर आप देखें छोटे प्लेयर्स तो वो बेसिकली डेटा प्ले में आ ही नहीं पा रहे हैं. तो वेरी क्लियरली कंसोलिडेशन जो मैंने पहले कहा बढ़ती जा रही है. और रिलायंस जियो अपने स्टांस पे एकदम फर्म है. उन्होंने शुरू से ही 4G को बैक किया है और 800 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम भी इस ऑक्शन में 4G को ही बैक कर रहा है. तो उनकी स्ट्रैटेजी क्लियरली है कि हम 3G में बिलीव नहीं करते, हम 2G में बिलीव नहीं करते, हम सीधा अपनी स्ट्रैटेजी को 4G की तरफ और LTE की तरफ लेके जाएंगे. आई थिंक ये सामने कुछ चीजें बहुत सामने उभर के आ रही हैं और कैसे प्ले करेंगी ये हम सब मिलकर देखेंगे. मिस्टर कपूर, एक आखिरी सवाल होगा, एक छोटा सवाल होगा आपसे, क्योंकि ऑलरेडी आपने बोल दिया है प्रेशर होगा कंपनीज पे, कॉल रेट बढ़ानी होगी और साथ ही कस्टमर को भी सर्विसेज देनी होंगी. आगे 1-2 साल के लिए आप कैसे देख रहे हैं टेलीकॉम कंपनीज को? उन पे डेट बर्डन कितना बढ़ सकता है और साथ ही बॉटम लाइन पर कितना इम्पैक्ट आते हुए दिख सकता है? देखिए, कोई फर्म कैलकुलेशंस तो मैंने नहीं किए हैं, बट बहुत सारा ये जो 900 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है ये एग्जिस्टिंग रेवेन्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए है. तो आप इसको किसी भी नजरिए से देखें,
ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बॉटम लाइन का स्ट्रेस तो रहेगा और डेट लेवल्स भी बढ़ेंगे, बिकॉज अपने अक्रूवल से इतनी फंडिंग करना शायद किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए लेंडिंग होगी, चाहे हिंदुस्तान से हो चाहे बाहर से हो, बट डेफिनेटली आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज ऑपरेटर्स विल बी मोर गियर्ड देन व्हाट दे आर टुडे। बिल्कुल। चलिए मिस्टर कपूर, ये तो हुई टेलीकॉम की बात, लेकिन आज पूरा देश अगर किसी की बात कर रहा है तो वो है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की। और मुकाबला इस समय जिस तरह से चल रहा है, भारत को काफी मेहनत करनी पड़ेगी टू टर्न द मैच टुवर्ड्स देयर साइड। ये कहना गलत होगा कि मैच स्विंग हो चुका है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, लेकिन जो स्थिति इस समय बनी हुई है, आप क्या मान रहे हैं अब आगे क्या हो सकता है यहाँ पे? एंड साथ ही एक या दो की प्लेयर्स जिसपे आप काउंट कर रहे हैं आज इंडियन चमत्कार के लिए। आई थिंक सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी शुरुआत की है और ऑस्ट्रेलिया को पूरा क्रेडिट दिया जाना चाहिए उसके लिए। हमारे बॉलर्स ने कुछ चूक शुरू में जरूर की, बट आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस हैव प्लेड वेरी वेल। बट मेरे को पूरा भरोसा है इंडियन टीम पे, और इंडियन टीम की अच्छी बात यह रही है कि किसी एक इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट नहीं रही है टीम। हर मैच में कोई एक नया हीरो उभर के आया है जिसने टीम को पार लगाया उस मैच में, और मैं उम्मीद करता हूं कि टीम विल राइज अप टू दिस ओकेजन एंड एक्चुअली टेक दिस चैलेंज बीइंग पोज्ड बाय Australia. I think this will turn out to be a true semi-finals where India will rise up to the occasion, and I would like to see who the hero of the day will be. But India के पास इतनी वैरायटी है कि हमारे टॉप प्लेयर्स में से कोई भी हीरो हो सकता है. So my good wishes to all of them. एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट आपसे रिएक्शन लेंगे भी एक बार मैच खत्म होने के बाद। देन लेट्स होप इंडिया विंस। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन बहुत ही कड़ा मुकाबला इस समय है चारू, और देखना यही होगा कि जो प्रेशर है वो इंडियन टीम से हटता है या नहीं।